हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 27 जनवरी 2025 के करंट अफेयर कवर करेंगे। सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अभी भी 26 जनवरी का जो ऑफर है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। रिपब्लिक 50 कोड लगाकर आप 50% का फ्लैट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं मेरे सभी बैचेस में। जीएस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 2025 में बम्पर वैकेंसीज हैं, आपको पता है, चाहे एसएससी हो या फिर रेलवे हो, तो आपको इस बार मौका नहीं छोड़ना है। हम सभी को पता है जीएस की वजह से हर बार सिलेक्शन रुक जाता है। मेरा जो फाउंडेशन बैच है इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड और क्रीम कंटेंट ही है। इस बैच की मदद से आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर, ये सारा सिलेबस एक बार में कवर हो जाता है और आप अपना समय भी बचा सकते हैं इससे। एग्जाम इंजन ऐप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़ने से पहले कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था वैदिक लिटरेचर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे श्रुति लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। ये तो खैर आंसर कई लोगों ने कर दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे श्रुति लिटरेचर बोला आखिरकार क्यों जाता है? पहले मैं आपको बता दूं जिन लोगों ने सही आंसर सबसे पहले और सटीक किए थे। एक तो है खितेश कुमार, इनका आंसर सही है। कारानंद का आंसर सही है। विश्वजीत का आंसर सही था और भाग्यलता हो गई। श्यामानुज कुमार हैं एंड रघुनाथ स्वयं है। इन सभी के आंसर सही हैं। ये कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले घंटे में सबसे सही आंसर किए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी वो सभी लोग जिन्होंने श्रुति आंसर दिया है, उन सभी का आंसर सही है। अब देखिए, इसको श्रुति लिटरेचर बोला क्या जाता है। श्रुति लिटरेचर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि श्रुति का मतलब ये होता है जिसे सुना जा सके। ठीक है, मतलब कोई इतना योग्य हो जिसे सुना जा सके हमेशा। आप हर एक किसी को तो नहीं सुनते हो ना, आप उन्हीं को सुनते हो ना जो आपको इम्प्रेस कर सकें, या फिर आपको लगता है जिनके पास नॉलेज है, आप उन्हीं को तो सुनते हो। तो है क्या कि वेद तो एक टाइम पर लिख दिए गए थे, लेकिन आज तक भी, इतने हजार सालों के बाद भी वेदों को लोग जानते हैं। तो कैसे जानते हैं? तो दरअसल ये जनरेशन दर जनरेशन लोगों के द्वारा ओरली कहे गए हैं, और जब इन्हें ओरली सुनाया गया है तो लोगों ने इन्हें सुना है। तो क्योंकि सुनते हुए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी, और ऐसे करते हुए आज की जनरेशन में भी वेदों का उल्लेख है। इस वजह से इसे श्रुति लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अभी तक अपनी जर्नी पूरी सुनने के आधार पर ही तय करते हुए आए हैं। दरअसल 4 वेद हैं, ये तो आपको पता ही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख मिलता है, यजुर्वेद में पोइट्रीज का उल्लेख मिलता है और साथ में ऐसे राइटिंग का उल्लेख मिलता है, और सामवेद में स्वयंवर का उल्लेख मिलता है और संगीत का मतलब म्यूजिक का भी उल्लेख मिलता है। और अथर्ववेद से हमें किसके बारे में पता लगता है? आयुर्वेदा के बारे में पता लगता है। रिपब्लिक डे की सेल चल रही है बुक पे। आप अगर मेरी ये वाली एसएससी की क्वेश्चन बैंक परचेज करते हैं तो इस टाइम पर आपको स्टैटिक जीके की जो बुक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, और बुक्स का लिंक टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया है। उसी लिंक से जब आप परचेज करेंगे तो ही आपको ये ऑफर मिलेगा। ये ऑफर 31 जनवरी तक है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीसी की तरफ से 2024 के लिए मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया है? तो यह है अर्शदीप सिंह, जिन्हें 2024 के आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया है। अर्शदीप ने पूरे साल में 2024 में 36 विकेट लिए हैं 18 मैचेस में, और जो इनका स्ट्राइक रेट रहा है ये 10.8 का स्ट्राइक रेट रहा है। मतलब कहने का ये कि करीब हर 11 रन देकर इन्होंने 1 विकेट झटका हुआ है। और इसी में आपको ध्यान रखना है आईसीसी विमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द टाइटल किसको मिला है? तो ये मिला है मिली कीर को, मिली कीर। और इसी में आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर भी है, T20 टीम ऑफ द ईयर है। इन सब का टाइटल अलग अलग मिला हुआ है। अब देखिए, टीम तो आपको ऐसे नहीं बताई जा सकती, क्योंकि टीमों का मतलब ये नहीं है कि इंडिया टीम को मिला है या पाकिस्तान टीम को, ऑस्ट्रेलिया टीम को, ऐसे नहीं। टीमों का मतलब ये होता है कि दुनिया के जो बेस्ट प्लेयर्स रहे हैं उन सबको मिलाकर ओडीआई की एक टीम बनाई जाती है। ठीक है, उसी तरीके से दुनिया के टेस्ट में जो 2024 में बेस्ट प्लेयर्स रहे हैं उनकी एक टेस्ट टीम बनाई जाती है। तो बस इंपॉर्टेंट ये है कि इनके जो कैप्टन होते हैं वो आप ध्यान रखें। तो जैसे कि आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का टाइटल जिसे मिला है, उस टीम के कैप्टन रोहित शर्मा रहे हैं।
उसी तरीके से जो टेस्ट टीम ऑफ द ईयर रही है उसके कप्तान पैट कमिंस बनाए गए हैं। ये कौन है जिनको 2025 के पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा? तो वैसे तो इस बार भारत सरकार की तरफ से, या आप बोल सकते हो राष्ट्रपति की तरफ से, पूरे भारत के ओवरऑल अगर बात करें तो 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा इस बार। लेकिन इनमें से आपको अरिजीत सिंह के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं, इस वजह से इनके बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें से एक अरिजीत सिंह भी हैं। बाकी 2 लोगों के नाम आपको ध्यान रखने हैं जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित किए जा रहे हैं, और ये दोनों मरणोपरांत हैं जो कि सम्मानित किए जा रहे हैं। एक तो हैं ओसामू सुजुकी, ये जापान के हैं, इनको भारत से व्यापार के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। और दूसरी हैं शारदा सिन्हा, ये बिहार से बिलोंग करती हैं और एक आर्टिस्ट हैं, इनको भी मरणोपरांत सम्मानित किया जा रहा है पद्म विभूषण से। ओके, बाकी जो लंबी चौड़ी लिस्ट है कितने लोगों को पद्मश्री मिल रहा है, किस किस को पद्म विभूषण मिल रहा है या पद्म भूषण मिल रहा है, उन सब के नाम, कौन से फील्ड से हैं, कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, ये सब कुछ मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है, तो आप पीडीएफ एक बार जरूर देख लीजिएगा। 2025 का जो रिपब्लिक डे है वो तो बीत गया कल के दिन। इस बार की इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम रखी गई थी भारत सरकार के द्वारा स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, अब इसमें 2 चीजें आप और ध्यान रखें। पहली चीज तो ये कि इस बार हम लोगों ने 76वां रिपब्लिक डे अपना मनाया हुआ है। दूसरी चीज ये कि इस बार की रिपब्लिक डे परेड में हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? तो ये थे प्रबोवो सुबियांतो। कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के साथ पैक्ट साइन किया है मैरीटाइम इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए? तो ये है सीडेक, जिसको बोलते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो इन्होंने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के साथ इसलिए पैक्ट साइन किया है क्योंकि मैरीटाइम इनोवेशन के क्षेत्र में ये आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनके साथ करेंगे। सीडेक ऑलरेडी कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिनको कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो अब मैरीटाइम के क्षेत्र में इनोवेशन, जैसे कि समुद्री हैबिटेट्स को कैसे बचाया जा सके और बेहतर तरीके से, और जो हमारे वेसल्स चल रहे हैं, मतलब जो जहाज वगैरह चल रहे हैं पानी में, वो जिस तरीके की एनर्जी से चल रहे हैं उसको और ज़्यादा क्लीन कैसे किया जाए ताकि समुद्र में पॉल्यूशन ना होने पाए, इस वजह से पैक्ट साइन किया गया है। सीडेक की स्थापना 1988 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पुणे और इसके डायरेक्टर जनरल हैं मागेश एथिराजन। क्या नाम है? मागेश एथिराजन। और बाकी अगर बात करें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग की, इसकी स्थापना आज़ादी के बाद 1949 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 जारी किया गया है, जिसमें कौन से स्टेट ने टॉप किया है? तो इस बार उड़ीसा ने इसमें टॉप किया है। अब देखिए, एक तो होता है हेल्थ इंडेक्स जिसमें लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बात कही जाती है, एक है फिस्कल हेल्थ। फिस्कल का मतलब यहां पर अर्थव्यवस्था से बात हो रही है। तो कौन से राज्य की अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर रही है, उसमें उड़ीसा नंबर 1 पे रहा है। ठीक है, इसमें कई सारे की पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर यह रिपोर्ट बनाई जाती है, जैसे कि कौन सी राज्य सरकार क्वालिटी एक्सपेंस कर रही है, मतलब जो पैसा लगा रही है स्कीमों में उसका फायदा भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कौन सी स्टेट गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू कर रही है, कितना बचा पा रही है, अगर बजट बना रही है तो बजट से ज़्यादा तो खर्च नहीं कर रही है, बजट के अंदर ही खर्च कर रही है। तो ये सारे की फैक्टर हैं जिनके आधार पर फिस्कल हेल्थ इंडेक्स हर साल का लॉन्च किया जाता है। और उड़ीसा के बाद अगर बात करें तो सेकंड नंबर पे इसमें इस बार रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने एक लंबी छलांग मारी है ऊपर की ओर, काफ़ी नीचे थी इनकी रैंकिंग। और तीसरे नंबर पे जो राज्य रहा है ये है गोवा। तो ये टॉप 3 स्टेट हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। और नीति आयोग की स्थापना सन 2015 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। कौन है? BVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के चेयरपर्सन हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो PM नरेंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन हैं। इनको कौन नहीं जानता है? ऑस्ट्रेलियाई लीजेंड खिलाड़ी हैं माइकल क्लार्क। इनको ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में अभी हाल ही में शुमार किया गया है। तो ये कौन से नंबर के खिलाड़ी हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं? तो ये 64th मेंबर बने हैं इसके।
ठीक है। हॉल ऑफ फेम केवल क्रिकेट में ही नहीं है, बल्कि और भी खेलों में एक ऐसी गैलरी है जिसमें लीजेंड्स को ही शामिल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि भारत के कुछ खिलाड़ी हैं जो कि हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं आज तक। कपिल देव हो गए, और बिशन सिंह बेदी हो गए, और इसके अलावा अनिल कुंबले हो गए, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, ये सब हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं। और एम एस धोनी अभी तक नहीं शामिल किए गए हैं, हो सकता है आने वाले समय में शामिल होंगे डेफिनेटली, क्योंकि इन्होंने इतने टाइटल दिए हुए हैं भारत को। सौरव गांगुली नहीं है हॉल ऑफ फेम में। रिपब्लिक डे 2025 की परेड में राष्ट्रपति के द्वारा कितने आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस बार पूरे भारत के टोटल 93 आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को, मतलब 93 ऐसे सोल्जर्स और ऑफिसर्स रहे हैं जिनको गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओवरऑल अगर बात करी जाए तो 2 लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है, और 2 लोगों को नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया है, और 8 वायुसेना मेडल दिए गए हैं। वायुसेना मेडल का मतलब एयरफोर्स में जो सेना मेडल दिए जाते हैं उसको वायुसेना मेडल बोलते हैं, और नेवी में जो दिए जाते हैं उसको नौसेना मेडल बोलते हैं। और 66 सेना मेडल दिए गए हैं। सेना मेडल का मतलब जो आर्मी में दिए जाते हैं वो सेना मेडल हैं। और इसके अलावा एक बार 2 सेना मेडल दिया गया है। बार 2 सेना मेडल उस पर्टिकुलर ब्रिगेड के कमांडिंग ऑफिसर को दिया जाता है जिसने सबसे बेहतर काम किया हो। तो इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है 93 लोगों की, वो भी आज पीडीएफ में है। तो आज की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये कौन से 2 देश हैं जिन्होंने हाल ही में डिफेंस इंडस्ट्रियल पैक्ट साइन किया है आपस में? तो अभी मैंने आपको बताया कल के दिन 26 जनवरी की जो रिपब्लिक डे परेड थी उसमें प्रबोवो सुबियांतो भारत में आए हुए हैं, ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। तो इन्हीं के साथ यह पैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइन किया है। आने वाले समय में इंडोनेशिया को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत बने हुए जो डिफेंस सेक्टर के हथियार हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो है क्या कि इंडोनेशिया इस टाइम पर बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो कि चाइना से खरीदता है, लेकिन भारत से उसको और भी ज़्यादा लो कॉस्ट में मिल जाएंगे। और भारत और इंडोनेशिया के बीच में वैसे ही ट्रेड एग्रीमेंट बहुत पहले से हैं और काफ़ी मजबूत रिश्ते हैं। तो अब ये जो रिश्ते हैं वो और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा भारत और इंडोनेशिया के बीच में मैरीटाइम को लेकर, हेल्थ सेक्टर, सिक्योरिटी और कल्चर को लेकर तो ऑलरेडी पैक्ट साइन है, उनको भी एक्सटेंड किया गया है। ये कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश करने के लिए पैक्ट साइन किया है? तो एक तो है बी, जिसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, और साथ में है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो इन दोनों ने आपस में पैक्ट साइन किया है और आपस में मिलकर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट स्थापित करेंगे हैदराबाद में, ठीक है, इस साल। और ये जो स्थापित किया जाएगा एक्सीलेंस सेंटर, इसके अंतर्गत इस चीज़ को रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा कि जो एनर्जीज यूज़ हो रही है, मतलब जो हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, वो और भी ज़्यादा क्लीन और ग्रीन हो सके, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो मानक हैं उनके आधार पर हो सके। क्योंकि ध्यान रखिए, सोलर एनर्जी में भारत ग्लोबल लीडर बन के उभरा है इस टाइम पे। तो हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले समय में हम इस चीज़ को और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ लीड करें। जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि ये कौन सा पेड़ है जिसको जियो टैग्ड कर देंगे। तो दरअसल ये है चिनार का पेड़, ठीक है, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। और ये भारत का केवल एक ही रीजन है जहां पर ये पेड़ पाए जाते हैं, और ये है जम्मू कश्मीर रीजन। और बहुत ही खूबसूरत पेड़ होते हैं। केवल खूबसूरती ही नहीं, दूसरे पेड़ों के कंपैरिजन में अगर नीम को हम छोड़ दें, वैसे तो नीम सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर हम नीम को छोड़ दें तो उसके बाद दूसरे नंबर का ये पेड़ है जो कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो जम्मू कश्मीर में एक तरीके से इसको धरोहर की तरह देखा जाता है, विरासत के रूप में देखा जाता है। तो इसको संरक्षित करने के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक यहाँ पर स्टेप लिया गया है। आपको पता है ये स्टेप क्या है? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जितने भी चिनार के यहाँ पर पेड़ हैं, इन सभी को आधार नंबर दे दिया है। जी हाँ, आपने करेक्ट सुना, आधार नंबर इनको रजिस्टर कर दिया गया है। और हर एक पेड़ में एक क्यूआर कोड फिक्स कर दिया गया है, जिसको स्कैन करके कभी भी इसका आधार नंबर देखा जा सकता है। अब है क्या कि जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक भी पेड़ कटने ना पाए। और ओवरऑल अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर
28,560 चिनार के पेड़ों को आधार नंबर अलॉट किया जा चुका है। तो ग्रेट इनिशिएटिव है। मुझे तो लगता है हर एक राज्य सरकार को ऐसा कर देना चाहिए, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी एक खौफ रहेगा कि हाँ, पेड़ों को ना कटने दिया जाए। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल गेम्स के 38वें संस्करण में मेन स्पॉन्सर के रूप में जोड़े गए हैं? तो ये है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को इस बार भारत सरकार की तरफ से नेशनल गेम्स जो इस बार के आयोजित होने वाले हैं तो उसमें मेन स्पॉन्सर्स के रूप में रखा गया है। देखिए, स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसके जो खर्चे होंगे वो वहन करेंगे। ठीक है। नेशनल गेम जो इस साल के हैं ये उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित हो रहे हैं और कल के दिन मतलब 28 जनवरी से चालू होंगे और इनका समापन होगा 14 फरवरी तक। पहले भी वैसे मैं बता चुका हूं इनके बारे में सब कुछ आपको। और इसका जो इस बार ऑफिशियल मैस्कोट है ये है मौली। क्या नाम है? मौली। ठीक है। और मौली ये है जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। दरअसल जो मौली वर्ड लिया गया है ये मोनाल पक्षी से लिया गया वर्ड है। मोनाल पक्षी हर साल उत्तराखंड में आता है और ऐसा ही कलरफुल बर्ड होता है ये, तो इसी से वर्ड लिया गया है मौली, जो कि इसका शुभांकर रखा गया है। इस बार का जो इवेंट है इसमें 43 तरीके के 43 काइंड ऑफ स्पोर्ट्स खेले जाएंगे और पूरे भारत भर से 37 टीमें मिलकर इसमें हिस्सा लेंगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का विमेन सिंगल टाइटल किसने जीत लिया है? तो ग्रैंड स्लैम हर साल 4 होते हैं, जिसमें से पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जो कि जनवरी के महीने में ही खेला जाता है और इस बार यह है मेडिसन कीज। इन्होंने आरेना सबैलेंका को हराकर अपने जीवन का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया है ऑस्ट्रेलियन ओपन के रूप में। मेडिसन कीज अमेरिका की खिलाड़ी हैं। आरेना सबैलेंका को कौन नहीं जानता है, ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं। ठीक है। तो सबैलेंका को इस बार इन्होंने काफी क्लोज टक्कर दी है। मेडिसन कीज हालांकि आरेना सबैलेंका से बड़ी हैं एज में, लेकिन इनके जीवन का पहला टाइटल है। आरेना सबैलेंका तो स्टार खिलाड़ी हैं ही, वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी हैं इस टाइम पे विमेन्स टेनिस कैटेगरी में, तो इनको हराया है, इसलिए मेडिसन कीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं इस टाइम पे। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से जीएसजीके का फाउंडेशन बैच, एनटीपीसी का बैच, ये सारे बैचेस आप अवेल कर सकते हैं 50% डिस्काउंट पे। और डिस्काउंट कोड आपको ध्यान रखना है Republic50। बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्या क्या बैचेस में कवर है वो पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। एक और बात जरूरी, आप जब ऐप में जाएंगे तो वहां पे जाके आपको फ्री डेमो कोर्स का ऑप्शन मिलेगा कोर्सेज के अंदर, तो आप फ्री डेमो कोर्सेज में 3 क्लासेस मेरी डेमो के आधार पर भी देख सकते हैं, एक हिस्ट्री की, एक पॉलिटी और एक जियोग्राफी की। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था इसमें कितने मेंबर थे? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, 3, 5, 7 या फिर 9। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।